नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर। आज होने वाली है वास्तविक संख्या की तीसरी क्लास। वास्तविक संख्या की पहली क्लास में अपन ने परिचय पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था कि कैसे वास्तविक संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम निकाले जाते हैं, कौन कौन सी वास्तविक संख्या होती है, अभाज्य, गुणन, खंडीय, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अपन ने सीखा था। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे संख्याओं का निर्धारण, कौन सी संख्या परिमेय है, सिद्ध कैसे करते हैं, या फिर अपन प्रश्नावली 1.2 पे बात कर रहे थे, उसे शुरू करते हैं। गणित का डर दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पर्याप्त है राजस्थान बोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए, जो भी हिंदी माध्यम की किसी भी बोर्ड के विद्यार्थियों सबके लिए। प्रश्नावली 1.2 में अपन आगे है। लास्ट जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो ये था कि यदि कोई संख्याएं हैं ए और बी, तो उनका गुणनफल होगा वो जो एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, एचसीएफ के इनटू एलसीएम के बराबर होगा। अब कैसे होगा इस बात को जरा प्रूव करते हैं। अपन ने उदाहरण देखा था 6 व 20 का एलसीएम में एचसीएफ है। 6 व 20 का क्या है, तो एलसीएम में एचसीएफ 6 का क्या होता है, 2 एकम को 2 किया 6, ठीक है। 20 का, इसका मान जाएगा 2 का, 2 बन 10, 2 जाए 20, 2 बन 10, 5 का एक बार ये आया 2 इंटू 3 6 बराबर 20 बराबर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ में अधिक, उभयनिष्ठ में न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ में न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ दोनों में न्यूनतम घात कितनी होगी, 2 की घात 1। और एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आएगा अधिकतम घात, दोनों की अधिकतम घात। 2 की घात 1, 3 की घात 1, 2 की घात 2, तो क्या आएगा 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 बन गए 7, कितना आ गया 12 बन गए 7। अब ये सिद्ध करना है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है अपने पास 2, एचसीएफ कितना है 2। संख्या कौन सी है, पहली संख्या अपने पास 6, कौन सी है 6। दूसरी संख्या कौन सी है अपने पास 20, 20 से 120 बराबर होना चाहिए एचसीएफ इनटू एलसीएम के। एचसीएफ कितना है अपने पास 2 और एलसीएम कितना है अपने पास 7, ये भी 7 गुणे 120। अतः ये सत्य है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सदैव होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। इस बात को, इस वाले सवाल से राजस्थान बोर्ड अधिकतर सवाल पूछता है। प्रश्नावली 1.2 में से सवाल अगर कोई आएगा तो वो यही आएगा कि दो संख्याएं दे दी, मानना कि कोई दो संख्या ए और बी है, उसका एलसीएम एक्स और वाई है, एक्स है तो उसका एचसीएफ कितना होगा, या अगर उसका एचसीएफ वाई है तो उसका एचसीएफ कितना होगा। प्रश्नावली में चल के आगे चल के अपन इन सवालों पे बात करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आपको आगे होगा समझ में। अभाज्य गुणनखंड विधि, सवालों को पूर्ण रूप से दोहराना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार वीडियो देख लिया समझ में जाएगा, नहीं आएगा। जब तक आप पेन और पेपर नहीं लोगे तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है। एचसीएफ बराबर कितनी संख्याएं है 657, ये संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ कितना दे रखा है 9। तो क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। संख्याएं हैं ये, एचसीएफ है ये, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 306 और एक 657। एचसीएफ कितना दे रखा है 9, मानना है कि उसका एलसीएम कितना है एक्स, क्या है एक्स का मान ज्ञात करना है। अब ये नियम है कि कोई भी चीज अगर यहाँ पे गुणा में, कोई भी संख्या अगर किसी गुणा में हो तो बराबर में अगर हमेशा भाग में, किसमें जाएगी भाग में।
अगर कोई चीज गुणा में है तो बराबर करके किस में जाएगी, भाग में। कैसे, ये बराबर का नियम होता है, इधर देखो, कोई भी चीज प्लस में है उधर किस में जाएगी, माइनस में है, माइनस में किस में जाएगी, प्लस में। गुणा है तो किस में जाएगा, भाग में, और भाग है तो किस में जाएगा, गुणा में। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये गुणा में किस में आएगा, भाग में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपोन में कितना आ गया, 9 बराबर कितना आ गया, x, x क्या है अपने पास, एलसीएम। ठीक, 9 का भाग किसी में जा रहा है, जा रहा है, 9 सात है 63, बचे कितने, 2, 9 दिया 27, 9 सात है 63, बचे कितने, 2, 9 दिया 27। अब अपने पास एलसीएम क्या आएगा, 306 इंटू 73 बराबर x। गुना करो, 306 इंटू 73, 6 दिया, 3 से घटा कर 1 हासिल कर, 3 दिया 9, 7 से 42 का 2 हासिल कर 4, 7 या 21, 8 3 13 2 2 22 331। अतः इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 22 338। होना सही है, आते हैं चलिए 18 का हासिल करेंगे तो आपके 24 से 3 दिया 9, 7 से माइनस कर दो हासिल कर 4, 4 का 4 7 दिया 21, 8 2 1 3 9 10 11 12 13 13 का क्या सकता है 1 2 2। ठीक है, काफी सिंपल सवाल है। अगले सवाल की बात करते हैं। पांचवा सवाल है, जैसे एक उदाहरण नहीं था आपने, तो पांचवा सवाल एक बार देखिए आप लोग। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n की, प्राकृत संख्या n क्या होती है, प्राकृत संख्या अपन ने पहले ही वीडियो में पढ़ा था, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। किसी भी प्राकृत संख्या 1 n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होता है, हो सकती है, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए n वो होनी चाहिए जो 6 की घात n बराबर 0 पर समाप्त हो सकती है। ये अपने को बताना है कि हो सकती है या नहीं हो सकती, माना है। n बराबर क्या लिया अपन, सबसे पहले समझे, n बराबर 1 तो 6 की घात 1 बराबर कितना आ गया, 6 की घात 1 6। ठीक है, n बराबर 2, 6 की घात 2 बराबर कितना आ गया, 6 से 36, n की घात 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 0 पर समाप्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। 6 को 6 से गुणा किया कितना है 36, 36 को वापस 6 इवेंट कितना है 6, 6 को जैसे कि वापस कितना है 36, वापस कितना आएगा 6। ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। एक लास्ट का करेंगे तो n की घात 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इकाई घात 6 से 36, 6 आ गया, वापस 6 से गुणा किया 6 से 36, वापस 6 आ गया, वापस ऐसे किया 6 से 36, ये भी 6 पर समाप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों, संख्या है भाज्य संख्याएं हैं
क्यों? एक लेग मार्कर से लिख रहा हूं, दिखने में ज्यादा ठीक है, सही है। शेषफल कितना बच रहा है? 13। शेषफल कितना बच रहा है? 5। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पर ये देखो, गुणनफल यहां तक तो आ रहा है, यहां तक क्या आ रहा है? गुणनफल आ रहा है, पर क्या ये गुणा है क्या? नहीं। गुणनफल यहां तक आ रहा है, ये गुणा है क्या? नहीं। तो फिर ये भाज्य संख्याएं हैं, फिर भी ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? अपने को बताना है कैसे। उभयनिष्ठ गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनफल में क्या होता है? अगर यहाँ पे 13 आ रहा है और 13 ही बच रहा है, अगर यहाँ पे 13 आ रहा है और 13 ही बच रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जैसे माना जी कोई भी संख्या x और y, ठीक है, यहां कितना आया? 13 है। अब बच रहा कितना है? 13, और एक गुणनफल क्या है? 13। तो किसका भाग हो गया यहाँ पे? 13। आंसर कितना है? तो अपने पास भाग चला गया पूरा पूरा। मतलब ये 13 भी इसके क्या है? एक घात है। 13 भी क्या है? इसकी एक घात है। समझे नहीं आप? कोई भी संख्या x और y है, अब उसमें 13 बच रहा है, इस प्लस का मतलब ये शेषफल है। ये क्या है? शेषफल। अब जब 13 एक गुणनखंड है, तो क्या 13 में 13 का भाग नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है ना। इसीलिए 13 का भाग इस शेषफल में पूरा पूरा जा रहा है। अतः ये संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या। अब कैसे? अगर यहाँ पे 9, सॉरी, अगर यहाँ पे कुछ और होता, जैसे मान लो 5, क्या होता? 5 इसके गुणनखंड में, गुणनफल में कहीं नहीं है, तो क्या ये संख्या भाज्य संख्या होती है क्या? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि गुणनफल होना आवश्यक है। अब यहां क्यों हो रही है? यहां भी तो 5 जुड़ा है, यहां क्यों हो रही है? ध्यान देना, ये 5 एक शेषफल है। 5 क्या है? शेषफल। पर हमारे पास 5 उभयनिष्ठ है, हमारे पास 5 यहाँ उपस्थित है, तो अपन इस 5 का प्रयोग करके इस 5 को भाग दे देंगे, जिससे कि आंसर क्या रहेगा अपने पास? 1। और ये भी क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या है। चूंकि अब इसके उत्तर में क्या लिखेंगे आप? चूंकि दिए गए प्रश्न में, दिए गए प्रश्न में 13 व 5 शेषफल, 13 व 5 क्या है? शेषफल है, जिनके गुणनखंड उपस्थित है, अतः ये भाज्य संख्याएं है। गुणनखंड भाई गुणनखंड उपस्थित है तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। अगर गुणनखंड उपस्थित नहीं होता तो ये क्या होती? अभाज्य संख्या। तो ये क्या होती? अभाज्य संख्या। प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुई है। और दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, उसके बाद दोनों को गुणा करके देखना है कि ये होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 1 नंबर है, क्वेश्चन जरूर बचेगा बोर्ड में यहाँ से। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। अब क्या पढ़ते हैं अपन? अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। पुनर्भरण से क्या मतलब है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि मान लीजिए कोई संख्या अपरिमेय है या नहीं। कैसे? बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा, कुछ 4-5 लाइनें याद करनी है और आपके बोर्ड में 4 में से 4 नंबर प्रश्नावली एक में से पूरे हो गए। 90 क्लासें लगेगी टोटल। 13 एकम 13, 13 2 26, 13 के 39, 13 54, 13 13 से 13 से देखा 90 क्लास, 90 प्रॉपर क्लासों में आपकी गणित का पूरा कोर्स कंप्लीट। 90 क्लासें मतलब 90 दिन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा रिवीजन। रिवीजन में क्या होगा? रिवीजन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन में आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको टेस्ट सॉल्व करके लाना है, सॉल्व करके खुद करने, सॉल्व लाओगे तो कहाँ पे? अपने लोग कोचिंग करेंगे। ठीक है, परिमेय संख्याओं का
पुनर्वर्ग, कुछ भी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तुरंत सी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q यानी कि भिन्न के रूप में P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा कोई लॉजिक के लिए सिंपल लॉजिक है, अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, अब अगर इनको नहीं लिख पा रहे तो उसको लिख पाएंगे। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, एक साथ और छोटी सी, जहां P व Q क्या है? सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि उन दोनों में एक दूसरे का भाग नहीं जाता हो, या उन दोनों में किसी एक का भाग नहीं जाता हो। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 6/9 लिख दिया, तो ये तो सहअभाज्य है, पर ये क्या है? सहअभाज्य। इस पर देखो 3 का जाना 3 दिया 9, सॉरी 3 नहीं 4 3 दिया, तो संख्या ऐसे होती है 11/13। देख के बताओ भाग किसी का, एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। संख्या होती है 21/24, सॉरी 21/28। देखे बताओ एक भाग नहीं जाएगा, 7 एक ही 7 होता है, जाएगा सॉरी इसमें जाएगा। काफी सारी संख्या होती है, इसमें नहीं बताया। 13/19 कर लो, अब बताओ 9/17 कर लो, 3/13 कर लो, नहीं जाएगा। तो ये संख्या क्या है? सहअभाज्य, यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उपस्थित नहीं है। वो संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। एक बार लिख ही लो, आप भी काम ही देगा आपने। सहअभाज्य संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। 13/19 में किसी एक का भाग नहीं जा रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जा रहा था अभी 6/9 में 2/3 का पूरा का 3 हो जाएगा, 3 नीचे 3 दिया 9, 11/13 नहीं जा रहा, 9/17 नहीं, 3/13 नहीं जा रहा। वो क्या है? सहअभाज्य संख्या। ये क्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। तो बाकी ये सब क्या है? सहअभाज्य, साथ में भाग नहीं जाना। सह यानी साथ, है यानी नहीं, भाज्य यानी भाग। जिनका साथ में भाग नहीं जाता वह है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, चलो एक ही प्रश्न बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी, अच्छे से समझना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। जब जितनी बार चाहो आप वीडियो को देख सकते हैं, तरीका नहीं बताएगा, बस समझ में आएगा। सिद्ध कीजिए। √2 है परिमेय संख्या। 2 नंबर के प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड के लिए। 2 नंबर के प्रश्न में ये क्वेश्चन पक्का है, छपेगा। वैसे 2 सालों का अपन देखे पैटर्न, पिछले 2 सालों का नहीं, जस्ट पिछले साल का, तो काफी पैटर्न बदला है। हर क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप पूछे हैं, बोर्ड में भी ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन में, साइंस के में सीधे प्रयोग दे रहे हैं और प्रयोग से अपने को आंसर निकालना है। तो साइंस को भी अपन उसी पैटर्न से पढ़ेंगे। साइंस की जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, शायद आज या कल में अपलोड हो जाएगी। उस पैटर्न के हिसाब से अपन देखेंगे कि साइंस को किस तरीके से नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है। एक प्रैक्टिकल साइंस की बुक भी पढ़ी है अपने पास, साइंस की बुक से अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं की तो छोड़ दो आप,
10वीं में तो यूं मानो कि आप अपने हाथ की बात है, राजस्थान बोर्ड की नहीं है औकात इतनी। टाइम देखो, रात के 3:16 हो रहे हैं, रात के 12:13 हो रहे हैं, दिन में नहीं पड़ा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे थोड़ी सी मेहनत मांग रहा हूँ कि भाई कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा एफर्ट करो, दोस्तों से शेयर करो। जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको तो करना ही है, जो 9th में है अगले साल 10वीं में आने वाले हैं तो कोर्स तो चेंज होना नहीं है, जो पढ़ना है ये पढ़ना है, इनका तो 3 ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि 3 को 5 बोलने लग जाएंगे, नहीं, कोर्स चेंज कुछ नहीं होता है। सिद्ध कीजिएगा रूट 2 है परिमेय संख्या है, 3 लाइनें, 3 लाइनें वापस 3 लाइन, मतलब 6 लाइनें याद करनी है, याद नहीं रखनी है, रटना उठना है नहीं, अपने सीधा सिस्टम हल। अच्छा, बोर्ड में 100 नंबर कैसे आते हैं, क्या है, कोई उनका उनका कोई स्पेशल एग्जाम है कि नहीं, उनकी कॉपी अच्छी चेक हुई, आपकी अच्छी चेक नहीं होगी, सबके बस की बात है, सबके बस की बात है। 100 नंबर मेरे स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो, मैं स्टूडेंट के मार्कशीट आपको बता दूंगा, अब आप कह दोगे हमें क्या पता है आपके स्टूडेंट है कि नहीं है। जो स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे, आप कभी कमेंट करना तो वो जवाब देंगे कमेंट में आपको कि हाँ हमारे हैं। साइंस में आए हुए हैं, मैथ में शायद एक आधा नंबर कट गया होगा, वो भी कभी कभार हो जाता है, क्योंकि आप क्या जाएंगे, ठीक है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P/Q सहअभाज्य संख्या, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लिख रहा हूं मैं, बोर्ड पे लिख तो रहा है ना आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, मैं लिखे जा रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा हूं, लिख तो रहा है ना। मैं देख लेता हूं एक बार। माना कि √2 ये परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हाँ, गलती हो सकती है, तो अब मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा। इनका अतः, क्या अतः, अतः √2 बराबर क्या आएगा, P/Q। √2 बराबर क्या आएगा, P/Q। सिंपल चीज है। सबसे पहला वर्ड है माना, लेट इमेजिनेशन। माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है परिमेय, और मान रहे हो आप परिमेय, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा ही चलेगा क्योंकि ये गणित है, 3G सब्जेक्ट है। गणित में क्या है, कुछ नहीं। अतः √2 बराबर P/Q मान लिया। अब ये यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया था कि एक परिमेय संख्या है, P/Q मिलेगा, यहाँ पे सहअभाज्य बड़े सुंदर, ठीक है। पक्षांतरण करने पर, P बराबर √2Q कैसे। अभी कुछ ही देर पहले बताया था कि कोई भी चीज भाग में हो तो किसमें जाएगी, गुणा में, गुणा में तो किसमें आएगी, भाग में, प्लस में तो किसमें जाएगी, माइनस में, और माइनस वाली किसमें जाएगी, प्लस में। ठीक, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। अब क्या करेंगे अपन, वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर P² बराबर √2Q²। ये तो आ गया P² बराबर ये क्या है, अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब, रूट का स्क्वायर रूट गायब, और Q का स्क्वायर Q²। P² बराबर कितना आ गया, 2Q²। यहां तक बात पल्ले पड़ी है, अरे पड़ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखो बस। सिद्ध करना है कि √2 क्या है, क्या परिमेय संख्या है। माना कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य है, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड संभव है, सॉरी नहीं है, संभव नहीं है।
अच्छा अंडर दो बराबर पी बटा क्यू को समझ करने में क्या है, पी बराबर अंडर दो क्यू, पी बराबर अंडर दो क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर कितना है दो क्यू स्क्वायर। यहां तक की बात किसके समझ में आ रही है, आ गई एक से। ठीक है यहां तक आगे। अब एक स्टेप पी स्क्वायर बटा दो बराबर क्या आ गया क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर ये गुणा में किसमें आ गया यहाँ पे बाद में। अब यहां एक लाइन लिखेंगे अपन, पी स्क्वायर यदि दो से विभाजित है तो पी भी दो से विभाजित होगा। ऐसा क्यों, ठीक है ऐसा क्यों, पी स्क्वायर है तो पी क्यों होगा, पी स्क्वायर है तो पी क्यों होगा। इधर देखिए पी स्क्वायर अगर किसी से एक्स से भाग जा रहा है पी स्क्वायर को, पी को लिख सकते हैं पी स्क्वायर को पी इंटू पी अपॉन मैक्स, क्या गलत है बताओ। तो क्या इनमें पी मैक्स का भाग जा रहा है, भी जा रहा है बिल्कुल जा रहा है, दोनों मेरा तो देखने को भी जाएगा, इसीलिए ये बात ध्यान रखिए। अब पुनः माना P बराबर दो आर, P बराबर क्या है दो आर, मान लिया अपनी मर्जी गणित है मान लिया। ठीक ये हो गए अपने पास समीकरण एक, ये होगी समीकरण एक, ये समीकरण दो। ठीक है समीकरण दो से समीकरण एक में P का मान रख रहे हैं पर ठीक है, P का मान कितना दो आर, तो यहाँ क्या है पी स्क्वायर मतलब कि दो आर का स्क्वायर और में दो बराबर क्यू स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना हो गया चार, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और ये दो का दो, ठीक है बराबर क्या आएगा क्यू स्क्वायर, दो एकम दो, दो दूनी चार, यहाँ कितना बच गया अपने पास दो आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब ये दो और आर किसमें गुणा में, तो किसमें जाएगा भाग में, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन में दो, गुणा में किसमें आ गया भाग में। ठीक है यहां वापस यदि क्यू स्क्वायर दो से विभाजित है तो क्यू भी दो से विभाजित होगा। क्यों, जबकि हमने तो कहा था कि यह सहअभाज्य संख्या है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, तो यहाँ P भी दो से विभाजित हो रहा है, यहाँ P भी दो से विभाजित हो रहा है और यहाँ Q भी दो से विभाजित होगा, गलत, ये चीज क्या है गलत है। अतः ध्यान लिखा आगे ध्यान देना, अतः चूंकि P व Q सहअभाज्य संख्या क्या है सहअभाज्य, अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड संभव नहीं है। इस प्रकार हमारा मानना, क्या मानना था हमारा, ये अंडर दो क्या है हमारा मानना अंडर दो एक परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, गलत है। अतः अंडर दो एक है परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है, इति सिद्धम हैंस प्रूव। काफी सरल सवाल, काफी सिंपल सवाल, देखिए एक बार वापस सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
अब इस अनुरूप दो को तो मानो बोले, अगर आपको सिद्ध करना है किसी भी संख्या को सिद्ध करना है, मान लो अनुरूप 5 है, अनुरूप 7 है, अनुरूप 11 है, अनुरूप 13 है, अनुरूप 19 है, कुछ भी हो उसमें सोचना ही नहीं है। सिद्ध कीजिए अनुरूप दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले माना कि अनुरूप दो एक परिमेय संख्या है, जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p वैल्यू क्या है सहभाज्य और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0। ये मैं पहले बोल गया था, अब लिख दिया कोई बात नहीं। और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अतः अनुरूप दो बराबर क्या गया p बटा q। ठीक है, पक्षांतरण किया तो p बराबर क्या गया अनुरूप दो q, क्योंकि ये q भाग में है तो किसमें गया ये गुणा में। इधर उधर लिख सकते हैं, जैसे 3 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 3, 3 को कितना हो गया 5 और 2 3 को कितना हो गया 5। गणित है, सब संभव है। गणित इतना अच्छा विषय, सबसे अच्छा विषय गणित है, एकदम सरल, कुछ भी नहीं है। पक्षांतर किया p बराबर रूट 2q, वर्ग करने पर क्या है p स्क्वायर अंडर रूट 2q स्क्वायर। p का वर्ग किया क्या आया p स्क्वायर, अंडर रूट 2 का वर्ग किया तो क्या आया 2, और q का वर्ग किया तो क्या आया q स्क्वायर। p स्क्वायर बटा 2 बराबर q स्क्वायर। इस 2 को वापस p के नीचे भेज दिया। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि p स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है, यहां दिख रहा है, तो p भी किससे विभाजित होगा 2 से। ठीक, अब दूसरी स्टेप क्या है, उन्हें माना कि p बराबर 2r। ये क्यों मान रहे हैं, ये अपनी मर्जी से मान रहे हैं। ये क्यों मान रहे हैं अपनी मर्जी से। अब एक चीज और बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे नहीं। अगर मान लो यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 3 है, क्या आ गया अंडर रूट 3, तो आप p बराबर क्या मानोगे यहाँ पे 3r, क्या मानोगे 3r। मान लो ये अंडर रूट 5 आ गया, क्या आ गया अंडर रूट 5, तो p बराबर क्या मानोगे 5r। मान लो अंडर रूट 7 आ गया, तो p बराबर क्या मानोगे 7r। ये इसलिए मानते हैं क्योंकि कट जाता है, कट गया ना 2 यहाँ से, कट गया, यही बात है बस। तो p बराबर क्या माना हमने 2r। अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 2 से p का मान कहां था समीकरण 1 में, तो 2r, p का मतलब कितना 2r, और यहाँ पे क्या है p स्क्वायर, तो p तो ये रहा और स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। अब इस 2 का मान 4 में दिया कितनी बार गया 2 बार, तो कितना बच गया केवल 2r स्क्वायर बराबर क्या है q स्क्वायर। अब इस 2 को किसके नीचे भेज दिया 2 के नीचे, और अपनी वो लाइन वापस जो p के लिए लिखी थी वो यहाँ लिखी। यदि q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। पर लाला गड़बड़ हो गई, p वैल्यू क्या है सहभाज्य, अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड संभव है ही नहीं। इस प्रकार हमारा मानना है कि अंडर रूट 2 क्या है एक है, एक परिमेय संख्या गलत है, और अंडर रूट 2 क्या होगी साबित एक है परिमेय संख्या। किसी भी प्रकार अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, अंडर रूट 117 हो, अंडर रूट 1049 हो, चाहे कुछ भी हो, अंडर रूट 1000 कुछ भी हो, जो ये प्रश्न यहाँ पूछ रहा है आपको वापस दोबारा में वही मानना है जिससे कि वो कट जाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही हो। इस प्रकार के सवालों में एक बार थोड़ा सा ध्यान से, एक बार सिर्फ एक बार, 2 लाइनें की, 2 लाइनें, एक लाइन की, एक लाइन की, और एक लाइन 6 लाइनों की बोला था मैंने, 1 2 3 4 5 6 लाइनें मैटर करता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब अपनी ये क्लास हो चुकी है समाप्त। प्रश्नावली पहली वास्तविक संख्या हो चुकी है पूरी तरह से खलास। अच्छे से दोहरान करना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि हाँ रात को कोई जला के पूछेगी अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, 1 मिनट में सिद्ध किया और सो गए, ले जाओगे। तब तक के प्रश्नावली 1 का जो भी पढ़ रहा हो, जो भी स्टूडेंट, अपने सभी दोस्तों से एक बार शेयर कर देना। एकदम गणित का तो मामला फिट कर देंगे, बिल्कुल फिट। और तब तक के लिए सीताराम।